टू अनदर एपिसोड ऑफ आस्क डेंटल व्यूज। मैं हूं डॉक्टर सुंदर इफ्तिखार और हमेशा की तरह मेरे साथ हैं डॉक्टर अब्दुल समद खान। पिछली काफी वीडियोस में हमने आपसे कहा था कि सिर्फ हम दोनों अपनी बातों से आपको बोर नहीं करेंगे बल्कि किसी गेस्ट को भी इनवाइट करेंगे। तो आज हमारे साथ एक बहुत ही अहम गेस्ट मौजूद है और वो है डॉक्टर फरहान रजा खान। डॉक्टर फरहान ने अपना बीडीएस किया था कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज से 2000 में और वो एक गोल्ड मेडलिस्ट है। और क्योंकि वो एक गोल्ड मेडलिस्ट है इसलिए सिर्फ बीडीएस पर तो रुकने नहीं वाले थे। उन्होंने अपना ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री में एमसीपीएस किया, फिर एफसीपीएस किया और फिर आगा खान से एमएससी की क्लिनिकल रिसर्च में। और वो मुतादिद एफसीपीएस, एमसीपीएस और एमएससी स्टूडेंट्स के सुपरवाइजर भी रह चुके हैं और उनकी 140 के अराउंड रिसर्च पब्लिकेशंस हैं। तो ये तो इनका मुख्तसर सा तारुफ था मेरी तरफ से, और इनका मजीद तारुफ करवाने के लिए मैं डॉक्टर अब्दुल समद खान से रिक्वेस्ट करूंगी। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप लोगों का? जी बिल्कुल, आज एग्जैक्टली मैं कहना चाहिए मेरे लिए खुशी की चीज़ है क्योंकि डॉक्टर फरहान जिनके साथ एक्चुअली जब हमने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया तो उसके स्टार्ट करने से पहले से इनके साथ डिस्कशन चल रही थी। अब डॉक्टर फरहान से जो मेरा ताल्लुक है वो ऑलमोस्ट एक दिहाई से ज़्यादा हो चुका है। आई थिंक 2010 में, और हमारा इंटरेक्शन स्टार्ट हुआ था जब हमने IADR पाकिस्तान सेक्शन की दाग बेल डाली थी पाकिस्तान में। अच्छा, अदर देन डेंटिस्ट्री जो एक ताल्लुक है वो मेरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसमें हमारी जो गाहे बगाहे जो डिस्कशन होती है लिटरेचर से रिलेटेड, कुछ म्यूजिक से रिलेटेड और कुछ ऐसे ख्यालात जो तरक्की पसंद भी हो सकते हैं, जो दाएं बाजू और बाएं बाजू के जो लोग हैं वो लोग जो अपने ख्यालात हैं उस पर अक्सर हमारी कुछ जो मैसेजेस होते हैं और कुछ उसके हवाले से डिस्कशंस भी होती है। तो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट ताल्लुक है मेरा ख्याल है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि डेंटिस्ट्री में ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनके साथ मेरी इस तरह की डिस्कशन हुई है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मेरा ख्याल अब ये, क्योंकि अब हमारे साथ हैं, लेकिन मैं ये चीज क्योंकि इनकी एब्सेंस में भी कहता हूँ और इनकी प्रेजेंस में कह भी सकता हूँ कि ही इज द ओनली पर्सन मेरी नजर में जो पाकिस्तान में जो एक ट्रू रिप्रेजेंटेटिव हैं क्लिनिकल एंड बेसिक साइंस रिसर्च के। ठीक है, अगर मैं अपने बारे में कहूँ, आई एम टोटली इन बेसिक साइंसेस, आई एम अ क्लिनिशियन बट आई एम नॉट अ प्रॉपर क्लिनिशियन टू बी ऑनेस्ट। हमारे और बहुत सारे कुलीग्स हैं जो कि क्लिनिकल रिसर्च में या क्लिनिकल डेंटिस्ट्री में बहुत जिन्होंने एक्सेल किया, मुख्तलिफ शहरों में है, कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में और पेशावर में। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो डॉक्टर फरहान हैं, ही इज द ओनली पर्सन, और आई थिंक इस चीज को सिर्फ मैं ही नहीं और भी हमारे बहुत सारे कुलीग जो हैं इसको एंडोर्स करेंगे। तो डॉक्टर फरहान जी, कैसा महसूस हो रहा है एक यूट्यूबर बनकर? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया आपसे बात करने का और तारीफें इतनी कर दी कि मैं धंस गया हूँ जमीन में। चलिए, बहुत शुक्रिया इसके लिए। और सच्ची बात तो ये है कि आपने अपनी बारे में बहुत आजिज़ी और इंकिसारी से काम किया। हमारे जितने भी लोग हैं जो इंडस्ट्री के शोबे से वाबस्ता है, उनमें आपका नाम जो है बहुत ही मोतबर है और बहुत ही इज्जत से लिया जाता है। और जो रिसर्च के शोबे में आपको जो है जो मुकाम हासिल है, वी नो दैट, और हमारे इल्म में है, और लोग जो है आपके एब्सेंस में भी उतनी तारीफें करते हैं जितनी आपके सामने करते हैं। तो बहुत शुक्रिया सर, आपने बुलाया, मौका दिया और इज्जत अफजाई की और इस काबिल समझा कि कुछ बातें हो सके, तो आई एम ऑल हियर। और जनाब जी, और ये दूसरी ये चीज के ये सिर्फ आज के लिए नहीं आए, ये अक्सर आते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि जब आप बुलाएंगे, बताया कि जब हमने ये एक रिसर्चर्स का ये भी तो इशू होता है ना कि वो फौरन जो है एज इट इज प्रोग्राम स्टार्ट नहीं कर देते। इसके पीछे जो हमने थोड़ी सी तहकीक की, थोड़ा सा जो होमवर्क किया, तो उसमें मुख्तलिफ जो डिस्कशंस हुई, जो टॉपिक्स डिस्कशन हुए, तो उसमें काफी ऐसे कॉमन टॉपिक्स हैं जिसपे हम डॉक्टर फरहान को जो है उनके ख्यालात से जो है वो अपने आप को क्या करेंगे जी, अहले ज़बान जी इस्तिफादा हासिल करेंगे। ये एक फायदा होता है अहले ज़बान के साथ होने का। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है जी। तो क्योंकि इतनी सीनियर, इतनी सीरियस पर्सनालिटीज हैं, तो मैंने सोचा आज का टॉपिक भी थोड़ा सीरियस होना चाहिए। तो आज का हमारा टॉपिक है सवाल की मौत। तो
लेकिन हमारे इस शो में सवाल की मौत नहीं होने वाली है, क्योंकि मैं बहुत सारे सवाल करूंगी और मौके का फायदा उठाऊंगी कि अब इतने बड़े लोग हैं तो उनसे कोई जवाब भी हासिल किए जाएं। तो मेरा पहला सवाल तो ये है डॉक्टर फरहान आपसे कि सवाल करना कितना जरूरी है? बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुंदर साहब का। देखिए सवाल जो है ना ये सिर्फ उसी सूरत पैदा होता है जब आपके जहन जो है उसमें इंक्वायरी हो, जुस्तजू हो, कुछ जानने की, कुछ बनने की, कुछ समझने की और समझ के उसको अप्लाई करने की। तो सवाल का होना बहुत जरूरी है। मतलब जब इंसान की तख्लीक हुई तब भी इंसान को चीजें सिखाई गई और सवाल करने की एबिलिटी उसी वक्त पैदा हुई। आप देखें जो हमारी नॉलेज है उसके भी मुख्तलिफ मराइल हैं। हम शुरू में चीज़ों के नाम याद करते हैं, फिर उनको समझते हैं और फिर उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग पे जाते हैं। यही एजुकेशन के अंदर जितने लोग वाबस्ता हैं वो सब चीज़ों को समझते हैं कि लेवल्स होते हैं कॉग्निशन के, कॉग्निटिव लेवल्स होते हैं। उसमें जो सवाल है ये उसी वक्त पैदा होता है जब आप हायर लेवल ऑफ कॉग्निशन पे जाते हैं, जब आप समझ बूझ के आला दर्जे तक जाते हैं। तब आप ये पूछते हैं क्यों, ऐसा क्यों है, आप और किस तरीके से ये चीज हो सकती है, किस तरीके से हम चीजों को बेहतर कर सकते हैं। तो सवाल का होना बहुत जरूरी है, भले उसका जवाब होना या मौजूद ना हो उस तारीख में, लेकिन एक ऐसा सिर्फ एक जरखेज जहन ही सवाल पूछ सकता है। और जब आप सवाल पूछते हैं और उसके जवाब को हासिल करने के लिए जुस्तजू करते हैं, तभी हमारा इल्म में इजाफा होता है, हमारी मालूमात बढ़ती हैं, तभी तहकीक के दरवाजे खुलते हैं और इंसान की जहनी सलाहियतें और इस्तेताद बढ़ती हैं। तो लिहाजा सवाल का जहन में पैदा होना, उसका पनपना और उसके जवाब की जुस्तजू करना, ये आला इंसानी तख्लीकी मेराज के का एक हिस्सा है। अच्छा, इससे मैं सॉरी इसको थोड़ा सा आपसे मजीद ये जानना चाहूंगा। अब जैसा देखें हमारी सोसाइटी में हम, क्योंकि ऑब्वियसली ज्यादातर बातें अपने पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, लेकिन दुनिया के हर माशरे में ऐसा ही है, तो पाकिस्तान भी उसी में शामिल है कि जहां पे लोग सवाल करने से डरते हैं। ठीक है, अब ये किस लेवल पे हमारे अंदर ये चीज आ गई कि ये डर पैदा हो गया? क्या ये अंडर ग्रेड लेवल पे पैदा हुआ, ये उससे पहले पैदा हुआ, ये पोस्ट ग्रेड लेवल पे पैदा हुआ? अच्छा डॉक्टर समझ, इसमें चंद एक बातें हैं। देखिए सवाल करने से डरना या हिचकिचाना ये बहुत बचपन से ही शुरू हो जाता है, प्राइमरी लेवल पर। क्यों? क्योंकि बहुत से टीचर हजरात वो हैं जो कि टीचिंग उनका पैशन नहीं है, भले वो प्राइमरी किंडरगार्टन में भी ऐसी टीचर मौजूद होती हैं, तो वो सवाल करने को सराहती नहीं है बल्कि उसको डिस्करेज करती है। और सवाल करने वाले बच्चों की जब हौसला शिकनी की जाएगी तो वो सवाल करने से गुरेजा होंगे, वो हिचकिचाएंगे और वो सोचेंगे हम क्यों सवाल करें और क्यों जब मजाक उड़ाया जाए या सवाल की हौसला अफजाई ना की जाए। क्योंकि ये तो हम सबको पता है कोई सवाल गलत या बचकाना या गैर अहम नहीं होता, उसका जवाब जो है वो गैर अहम हो सकता है, अहमकाना हो सकता है, बचकाना हो सकता है, सवाल बहरहाल नहीं होता। तो चूंकि बचपन से ही सवाल पूछने वाले को जो है वो कुन जहन समझा जाता है और उसकी हौसला शिकनी की जाती है, तो लिहाजा हम सवाल पूछने से बचते हैं। जैसे कि आप देख लीजिए वो लोग जो सिपाही वगैरह होते हैं, जब उनका जो हेड होता है उनसे पूछते हैं हाँ भाई कोई शक, तो कोई भी कहता है कि मुझे सवाल समझ में नहीं आता, वो कहता नहीं सर कोई शक नहीं। कोई शक नहीं। क्योंकि जो कहेगा जो शक है, समझ में नहीं आया, तो वो फिर लाइन हाजिर हो जाएगा और सजा का मोजिब और मुस्तहिक बन जाएगा। इसी तरह एक लम्हे हम एक कदम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो लोग जो मजहबी तालीम देते हैं। अच्छा अब ये जुमला थोड़ा सेंसिटिव हो सकता है हमारे माहौल में जहाँ पे ये कुछ रेड लाइंस हैं, लेकिन बहरहाल तो अगर आप किसी आलिम से या इस तरह की चीज पूछेंगे तो एक लेवल पे जाके जब उसके जवाब खत्म होंगे तो फिर वो जवाब नहीं देते और कहते हैं कि नहीं, मजहब में तकलीद है, तहकीक नहीं है। तहकीक नहीं, बिल्कुल। लेकिन आप यही चीज जब किसी मुहक्किक से, स्कॉलर से और ऐसे आलिम से पूछेंगे जिसकी जिसकी रीडिंग ज्यादा है, जिसने ज्यादा किताबें पढ़ी हैं और जिसका इल्म वसी है, तो वो सवाल को कभी डिस्करेज नहीं करेगा। लेकिन जिसका इल्म महदूद है वो जरूर सवाल पूछने वाले की हौसला शिकनी करेगा और कहेगा नहीं कि सवाल जवाब नहीं होते, तकलीद करें, आप तहकीक ना करें। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो हमारे जो स्कूल हैं और या जो हमारे कॉलेजेस हैं या हमारी यूनिवर्सिटी हैं, वो मुलायत उन पे इस कदर हावी है
कि वो बेशक खुद मुल्ला नहीं है, लेकिन वो भी ऐसा ही बिहेव करते हैं। ठीक है, दुरुस्त फरमाया आपने। इसको इस तरह कीजिए, इसको तकलीदी जहन कहते हैं, तख्लीकी नहीं कहते। तख्लीकी जहन इज क्रिएटिव जहन, जो कि सवाल पूछता है और उसको उसका जवाब हासिल करने की मेहनत और जस्तजू करता है। और तकलीद वो होती है कि बस आप पीछे खड़े हो जाएं, जो सामने जा रहा है उसके पीछे पीछे चलते रहे। तो उस सूरत में आप कभी भी आपकी जहनी सलाहियतें जो है उनको जिला नहीं बख्शेगी कुदरत। उस सूरत में आपसे पीछे पीछे चलते रहेंगे, और जो आपका इमाम आगे चल रहा है बस आप पीछे चलेंगे। तो हम सब लोग जो है वो सिपाही बनना चाहते हैं, हमें से कोई लीडर नहीं बनना चाहता। लीडर बनने के लिए आपको एक दर्जे ज्यादा मेहनत, ज्यादा जहनी और सलाहियतों की जरूरत होती है। अच्छा, मेरा इसमें थोड़ा सा एक वैसे एडिशनल मैं एक चीज करना चाहूंगा कि इसका क्या ताल्लुक फिर हमारे जो माशरे की गुलामी है और जो सदियों की गुलामी है और जो हमारे जीन्स के अंदर मौजूद है, और जो मैं ये समझता हूँ, और इस चीज पे हम अपने वहाँ पाकिस्तान में डिस्कस भी करते थे कि एक बहुत बड़ी रीजन जो सवाल ना करने की, और जिस तरह आपने तहकीक की बात की, उसकी ना करने की एक रीजन ये है क्योंकि हम सदियों की गुलामी हमारे अंदर मौजूद है। हम एक घुटे हुए माशरे में रहे, चाहे आज से 500 साल पहले, 600 साल पहले, और वो हमारे जीन्स में इस कदर सरायत कर गई कि हमने सवाल करना और तहकीक करना ही छोड़ दिया। ठीक है, अब इसको इस स्टेज पे, हालांकि अब हम अपने आप को कहें तो 73 साल से हम आजाद हैं, और लेकिन अभी तक हम अनफॉर्चुनेटली उस चीज से बाहर नहीं निकल पाए। तो अब सुंदर, आप इसमें थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस जरा शेयर करें, क्योंकि आप आजकल की नस्ल को जो है, क्योंकि अब हम दोनों को तो ग्रेजुएशन की में 20 साल हो गए। ठीक है, आप बताएं कि आप, और स्पेसिफिकली चले मैं इसमें एक एडिशन एक और चीज करता हूं, द डिफरेंस बिटवीन अ पब्लिक सेक्टर, यानी मैं थोड़ा चले दोबारा डेंटिस्ट्री की तरफ आ रहा हूं, स्टूडेंट फ्रॉम अ पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूट एंड स्टूडेंट फ्रॉम अ प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूट। सही। अच्छा, अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो मैं शायद स्कूल में भी काफी सवाल कर लेती थी, कोई घबराहट नहीं होती थी, शायद अब भी कर लेती हूँ, लेकिन वो एक पीरियड जब मैंने सवाल नहीं किया तो शायद वो एक बीडीएस जब मैं कर रही थी तब था। और वो इस वजह से नहीं था कि टीचर्स ने कभी वेलकम नहीं किया या वो कभी डांटते थे या डिस्करेज करते थे। मेरा एक अलग ही रीजन था, मुझे ना बीडीएस में कुछ समझ नहीं आता था। अब कुछ समझ आएगा तो मैं उसके ऊपर सवाल करूंगी ना, ये भी एक मेरा मसला था। तो अच्छा, अब बीडीएस करने के बाद मुझे, अब क्योंकि जब मैं मेडिकल एजुकेशन करना शुरू हुई तो इसमें आके मुझे पता लगा कि मैं खैर अपने आप को काफी नालायक समझती थी कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। टीचर मुझसे कह रहा है सवाल करो, पर मैं क्या सवाल करूँ, कुछ समझ आएगी तो सवाल करूंगी ना। तो अब जाके मुझे एहसास हुआ कि शायद मैं खुद इतनी नालायक नहीं थी, शायद वो सिस्टम ही ऐसा था कि जो शायद बहुत लाइक बच्चे थे उनको समझ आ जाती थी, वो सवाल भी कर लेते थे। अच्छा, वैसे आपका एक्सपीरियंस कुछ है इस बारे में? दो सूरतों में आदमी सवाल नहीं करता, या सब समझ में आ जाए या कुछ पल्ले ना होते। कुछ भी समझ ना आए, मेरा ये दूसरे वाला हिसाब था कि कुछ समझ ही नहीं आता था। अच्छा, जो तो कोई बोझ नहीं था। कमिंग बैक टू जो टॉपिक है सवाल, अब जो स्टूडेंट्स अब हम आ जाते हैं, इसको ले आते हैं, हमने स्टार्ट किया अपने प्राइमरी से, या जो हमारे मौलवी हजरात की तरफ से, या इवन हमारे प्राइमरी टीचर्स की तरफ से जो हम पे एक जबर किया गया कह लें। ठीक है, जिसने हमारे, और उसमें मैं एक्चुअली उसमें आप इसको सिर्फ दो टीचर्स पे ना डालें, घर भी इसमें शामिल है। तो सर, कहीं अदब के दायरे में सवाल की मौत हुई, कहीं मजहब के दायरे में सवाल की मौत हुई, कहीं रिवायत के समझ लीजिए कि उसके अम्ब्रेला में। तो अलग अलग वक्तों में सवाल जो है वो अपनी मौत आप भी मरता रहा, कहीं वो जबर का सामना नहीं कर सका, और जहां जहां उसने रिवायतों की जंजीर तोड़ी, आगे बढ़ा तो जवाब हासिल किया सवाल में। तो उसको इस तरह कह लीजिए कि घर में भी अगर आप ज्यादा सवाल करते हैं तो आप देख लीजिए, कहते हैं ये बड़ों के अदब के मुनाफी है ये बात, आप क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आपका काम जो है सर झुका देना है, क्योंकि अच्छी औलाद जो है वो सर झुका देती है, सर तस्लीमें खम कर देती है। तो लिहाजा वहां पर रिवायत ने इसको सवाल को नहीं उठाने दिया। अच्छा, अब सवाल पूछने में और बदतमीजी में कुछ फर्क होता है। तो वही सवाल अगर बेहतर अल्फाज के साथ कर लिया जाए तो उसमें कोई मजायका नहीं, लेकिन इसमें जो आपने बात की वो बहुत दुरुस्त है। इसमें अपब्रिंगिंग, आपका माहौल, फॉर्मेटिव ईयर्स ऑफ लाइफ, जिंदगी के शुरू के साल आपकी जिंदगी पे बहुत अहम नक्श डालते हैं। तो उस वक्त जो है जिस तरह की अपब्रिंगिंग हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए वो बच्चे जो ओ और ए लेवल से पढ़कर आते हैं कॉलेजेस में,
तो वहां पे क्रिटिकल थिंकिंग पे बहुत ज्यादा तवज्जो दी जाती है। वो सवाल जवाब जब वो करते हैं अपने इम्तिहानों में, तो वो सिर्फ नॉलेज को रिप्रोड्यूस नहीं करते, क्रिटिकल थिंकिंग के साथ एनालाइज करते हैं कि क्या, कब, कैसे, क्यों और क्यों नहीं, बजाय इसके कि सिर्फ तारीखें लिख दें कि जी ये इवेंट कब हुआ था। इसके मुकाबले में वो उसका तज्जिया करते हैं, तो उनकी जहनी सलाहियतों को शुरू से उजागर किया जाता है, तो वो सिस्टम कंड्यूसिव है। तो लिहाजा जो जहनी सलाहियतों को बढ़ाने के लिए तालीमी निज़ाम के अंदर इस चीज पे अहमियत होनी चाहिए कि आप बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग पैदा कर रहे हैं, चीजों को एनालाइज करने की, इंटरप्रेट करने की, और उनको उसके बारे में क्यों, क्या, कब, कैसे और क्यों नहीं, और इसका ऑल्टरनेटिव क्या है, क्या हम इस चीज को दूसरे तरीके से कर सकते हैं, क्या इससे बेहतर किया जा सकता है। जब ऐसी चीजें जहन में पैदा होंगी तभी इंप्रूवमेंट आएगी, और वो सिर्फ आपके प्रोफेशनल एजुकेशन में नहीं, मुआशरे के हर शोबे के अंदर। तो जैसे अभी आप बात करें तो इससे तो यही अंदाजा होता है कि हमारे कल्चर का हिस्सा बन गया कि आपने सवाल नहीं पूछना, लेकिन हम अपनी कैपेसिटी में क्या कर सकते हैं। जैसे हमारे पास जो बच्चा आएगा शायद 18-19 साल का होकर आएगा किसी मेडिकल कॉलेज में, तो हम अपनी कैपेसिटी में रह के ये सवाल पूछने के ट्रेंड को किस तरह बढ़ा सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं? इसमें दो चीजें हैं मेरे नजदीक। पहली चीज तो ये है कि जो टीचर है उसको रोल मॉडल होना चाहिए। रोल मॉडल से मुराद ये है कि जब उसको स्टूडेंट देखे तो अपने दिल में ये ख्वाहिश उनके पैदा हो कि हमें आगे चल के ऐसा बनना है। मतलब कि तालीमी तौर पे यानी अपने इल्म को बढ़ाएं, अपने किरदार को बेहतर करें, अपनी स्किल्स को, यानी आप आलिम, फाजिल और फन में भी माहिर हो, जो भी चीज आप पढ़ाते हैं, करते हैं, उसमें अपनी सलाहियतों को उस लेवल पे लेके जाएं कि जहां पे स्टूडेंट आपकी तकलीद करने को बाइसे फख्र समझे, पहली बात। दूसरी बात यह कि आप सवाल की अहमियत को उजागर करें और बच्चों को सवाल करने की तरफ रागिब करें और उनके लिए रास्ते खोले। मतलब आप उनसे कहें कि बच्चा आप मुझसे पूछें और आप अवेलेबल हो। अगर आप क्लासरूम में ही सवाल पूछने वालों की हौसला शिकनी करेंगे तो कोई भी बच्चा आपसे नहीं पूछेगा। तो अगर आप एक्सेसिबल हैं, मतलब अगर आप तक रसाई मुमकिन है और स्टूडेंट आप पहुंचने में, आपसे पूछने में कुछ हिचकिचाते नहीं है, तो इसका मकसद ये है कि आप एक बेहतर मौल्लिम है, एक बेहतर टीचर है, बेहतर रोल मॉडल है। अब इधर होता क्या है कि बहुत से लोग अपनी इल्मी कमाईगी की वजह से या अपनी जिंदगी को आसान बनाने के वास्ते इतने सख्त हो जाते हैं और अपने गिर्द एक हाला क्रिएट कर लेते हैं ताकि लोग उन तक पहुंच ना सके, उन तक पूछ ना सके। मतलब जैसे सरकारी अफसरान है, वो पब्लिक डीलिंग से बचने के लिए क्या करते हैं, कमरे के बाहर एक पियोन खड़ा कर देते हैं और खुद एसी के कमरे के अंदर बैठ जाते हैं, बिल्कुल उन पुराने जमाने के बाबों की तरह जो हुजरों में बंद हो जाते थे। अब इबादत करते भी थे कि सिर्फ सोते ही थे, अल्लाह बेहतर जाने। तो जब आप मुकीद हो जाएंगे हुजरे में, तो गोया अब आप पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं। अब एक डॉक्टर, कोई प्रोफेसर अगर अपने कमरे में बंद है तो उसका होना और ना होना तो बराबर हो गया। वो तो मुआशरे के लिए उसी वक्त सूदमंद होता कि जब वो साइंटिस्ट होता तो लेबोरेटरी में होता, कुछ लिखने पढ़ने का काम कर रहा होता, मौल्लिम होता तो अपने मदरसे में होता, अपने स्कूल यूनिवर्सिटी में होता, वहां पे इल्म के अमल में शरीक होता। अगर मैं अपने कमरे में बंद हूँ तो मेरा होना ना होना तो बराबर है। तो बिल्कुल उसी तरह या तो वो फिजिकली अवाम से नाता तोड़ लेते हैं या एक सख्त गिर रवैया अपनाते हैं ताकि आप उन तक जब आएंगे तो वो आपको डांटने, डपटने में, घूरने में, इस तरह का एक रवैया रखेंगे। आप कहेंगे भाई इनसे तो दूर रहें, और उनको आता देख के आप रास्ता ही बदल लेंगे कि अपनी इज्जत अपने हाथ में पूछ के डांट खाने से अच्छा है कि खामोशी से कोने कोने निकल जाए। तो इस सख्त गिर जो एक आप इमेज बनाते हैं, इसकी वजह से स्टूडेंट हटते हैं और सवाल पैदा होने ही नहीं पाता। मतलब उसकी एपोप्टोसिस हो जाती है, सवाल की मौत नहीं होती, उसकी एपोप्टोसिस हो जाती है। ये मौत एपोप्टोसिस से जबल मुराद हुई। है तो देख लीजिए ये भी होता है। हाँ बिल्कुल होता है। और मेरा ख्याल है जो हमने अपने उसमें ऑब्जर्व किया है, खासतौर पे हमारे जो फील्ड है उसमें हमें बहुत सारे ऐसे वाकयात मिलते हैं और ये ऐसे लोगों से हमारा वास्ता पड़ता है कि जब वो अगर उनको सवाल का जवाब नहीं आता तो बजाय इसके कि वो सिंपल ये कहें कि ओके सॉरी आई डोंट नो बट आई गेट बैक टू यू, ठीक है, ये मैं दोबारा आपके पास आऊंगा या मैं पढ़कर आ जाऊंगा या आ जाऊंगी, वो वहीं पे ही स्नब कर देते हैं। या वो अगर सवाल से हट के किसी और चीज के ऊपर उनको ले आते हैं, उनकी पर्सनल लाइफ
पे, उनके कुछ इश्यूज पे, सोशल इश्यूज पे कुछ ऐसा बिहेवियर वो अपना लेते हैं कि वो उनको ह्यूमिलिएट कर देते हैं एक्चुअली, और दिस इज व्हाट एक्चुअली वी हैव सीन। यानी बिल्कुल सही। और ये कोई एक केस नहीं है, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। और जब हमारी जो स्टूडेंट्स के साथ डिस्कशन होती है, और खास तौर पे ये जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, अगेन इस टॉपिक करने से पहले मैंने एक थोड़ा सा सर्वे भी किया, ठीक है, जहां पे मैंने कुछ स्टूडेंट्स के साथ जो है ये क्वेश्चन उठाया, और कि इसका आप क्या जवाब देंगे, ठीक है। उनका नाम जाहिर बात है नहीं लेना मैंने, ना ही उन इंस्टीट्यूट्स का नाम लेना, लेकिन तकरीबन सभी शहरों से, यानी कि मैं इसमें इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और पेशावर, इन 4 बड़े शहरों से जो एक चीज थोड़ा फीडबैक मिला, वो उसमें एक चीज जो कॉमन थी वो यही थी कि जब हम अपने सुपरवाइजर से क्वेश्चन करते हैं तो वो हमें स्नब कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज, अब देखिए, अब जो बात मैं और आप कर रहे हैं या सुंदर कर रही हैं अभी, अब ये हम टीचर्स हैं ना, तो टीचर को तो पता है, और ये बात हमारे टीचर्स को भी सबको पता है, तो ये चीज क्यों नहीं हम डेवलप कर सके, या हमारी क्यों वो ट्रेनिंग नहीं हो सकी, या इंस्टीट्यूट ने हमारी क्यों ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं करवाई। सर इसमें अगर मैं एक चीज ऐड करूं, मुझे ऐसा लगता है कि टीचर्स जब ऐसे स्नब करते हैं ना, तो शायद वो थोड़े इनसिक्योर होते हैं कि अच्छा बच्चा बाद में जाके ये ना कहे कि टीचर को तो आता ही नहीं है। अगर हम कह दें कि ठीक है मैं रिसर्च करके या मैं कहीं से देख के बता दूंगी, तो बच्चा आगे सोचेगा यार इसको तो खुद कुछ नहीं आता, मैं खुद ही जाके पढ़ लूंगा। मतलब उनको शायद ये इनसिक्योरिटी होती है कि बच्चा समझेगा हम नालायक हैं जो हमें नहीं आता। जनाब, अना को बहुत ठेस लगती है, क्योंकि जब आप ये कहेंगे हमें नहीं पता, तो दूसरे एंड पे जो बच्चे मौजूद हों कहेंगे ओहो टीचर हैं, इनको पता होता तो कुछ है नहीं। तो जो अना को बहुत ठेस लगती है, तो प्रॉब्लम इस वजह से ऐसा होता है। लेकिन इसमें ये समझने की जरूरत है कि जो हम जानते हैं बमुकाबला उसके जो हम नहीं जानते, तो उसको कंपेयर करें। हम ज्यादातर चीजें नहीं जानते, हम अपने शोबे के अंदर तो माहिर हो सकते हैं, लेकिन अपने शोबे से हट के जो लामहदूद इल्म है उसके बारे में तो हमारी मालूमात कम है। तो लिहाजा इसमें कोई आर नहीं होना चाहिए कि आप कह दें कि ओके ये हमारे इल्म में नहीं है, चले आप भी देख लें, और अगली जब भी हमारी क्लास होगी, मीटिंग होगी, तो उसको डिस्कस कर लेंगे। तो इससे दरअसल इज्जत में इजाफा होता है, तौकीर बढ़ती है उस्ताद की। अगर वो कह दे कि देखो मुझे ये पता है, ये चीज का जवाब लिटरेचर में नहीं है, ये अब तक मुझे नहीं मिला, चले आप देखिए और बताइए। तो इस तरह हो सकता है, या बेहतर अल्फाज में इसको इस तरह कह सकते हैं कि आप इन किताबों को पढ़ लीजिए, वहां पे शायद आपको जवाब मिले। या आप उसको असाइनमेंट के तौर पे दे देंगे, जी फलाने स्टूडेंट ने एक सवाल किया है जो कि बहुत दिलचस्प मालूम होता है, तो अब हम ऐसा करते हैं कि अगली क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। तो वहां पे स्टूडेंट को लगेगा कि मैं अहम हूँ और मैंने कोई एक अहम चीज कंट्रीब्यूट की है, तो उस वक्त जो है वो खुद भी अपने आप को बेहतर महसूस करेगा और टीचर की भी दिल से इज्जत करेगा। आई डोंट नो कहना जो है वो हमें सीखना है, ठीक है, क्योंकि ये मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है कि किस स्टेज पे और किस मौके पे आई डोंट नो कहना है, और उससे उसको अपनी, जिस तरह अभी पहले डॉक्टर फरहान बात कर रहे थे कि वो अना को ठेस नहीं लगनी चाहिए, ऐसा ही है सर। सर अना के जो आप गीने हैं उनको जब ठेस लगती है तो सब बिखर जाता है, पूरी शख्सियत बिखर जाती है। तो लिहाजा सो इसी बात पर कि आई डोंट नो कहने से अना को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, इस बात पर हम आज का एपिसोड यहाँ पर रोकते हैं, और इंशाल्लाह अगले एपिसोड में भी हम डॉक्टर फरहान के साथ हाजिर होंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। थैंक यू डॉक्टर फरहान। शुक्रिया।